नमस्कार दोस्तों, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा तेरा झूठ जो होता है। कमोबेश आज भी यही स्थिति थी। हमने बड़ा भरोसा किया था 2014 में। हमने भरोसा करके इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। खूब झूठ बोला गया था, न सिर्फ भाषणों में बल्कि घोषणा पत्र में भी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पे जाएंगे, 2014 का घोषणा पत्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। लेकिन आज जब हम करीब 9.5 साल पे बात कर रहे हैं तो वो कुछ नजर नहीं आता है। स्थिति बिल्कुल बदली हुई है, उल्टी हालत हो गई है। हम अच्छे दिनों को ढूंढने निकले थे, हमें आज दरकार है उन बुरे दिनों की जो 2014 में हुआ करते थे। नहीं चाहिए ये अच्छे दिन। आज यह आवाज आने लगी है जनता से। आज प्रधानमंत्री लाल किले से आजादी के महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। 1947 में आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से अपना संबोधन दिया था। वहां से प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, किसी पार्टी के नेता का नहीं होता है। और यही परंपरा रही थी 2014 तक। 2014 के बाद में अपना महिमा मंडन करने की परंपरा शुरू हुई और वो होते होते इस हद तक आज आ गई कि प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी नहीं तो देश में अखंडता नहीं, मोदी नहीं तो देश में शांति नहीं, मोदी नहीं तो ये उन्नति नहीं, विकास नहीं, मोदी नहीं तो राष्ट्र नहीं जैसी स्थिति कर दी है। यानी मोदी नहीं होगा तो ये देश खत्म हो जाएगा। हुजूर, आज देश के अंदर जो बना हुआ है वो मोदी के आने के पहले का बना हुआ है। जिनको लेकर के आज पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, वो मोदी के आने के पहले बना हुआ है। और मोदी जिन स्कूलों से पढ़े, जहां पर भी उन्होंने वो किया, वो भी उनकी सरकार के, उनकी पार्टी के लोगों के आने के पहले का, यानी कांग्रेस का बनाया हुआ है, जिससे वो निकले। और उसके बाद ऐसी बात करते हैं, उन्हें राजनीति करने का अवसर मिला क्योंकि कांग्रेस ने वह माहौल दिया, वह लोकतंत्र दिया कि विपक्ष को भी पूरा पनपने का अधिकार था, बोलने का अधिकार था। आज क्या हो रहा है? सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज हमें 3 चीजों से लड़ना है, परिवारवाद से, तुष्टीकरण से और भ्रष्टाचार से। 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अंतर्गत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं। तो सबसे ज्यादा परिवारवाद आज भारतीय जनता पार्टी में, उनके नेताओं की एक बड़ी फहरिस्त है, जिनके परिवार आज पूरा सत्ता पर काबिज हैं, सत्ता के स्थिति में।
एक नहीं, ऐसे हजारों नेता हैं, हजारों, हर राज्य में, हर जिले में, देश में, कहीं पर भी देख लीजिए। पीयूष गोयल, सुषमा स्वराज की बेटी, राम जेठमलानी के बेटे, जहां पर भी देखेंगे इन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के परिवार हैं, और वो परिवार ही पनप रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, यानी एक नाम नहीं है, और जितने नाम आप देखें, जिस भी राज्य में देखें, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप कहीं और चले जाइए, सब जगह वही स्थिति है। और कहीं तो खुद के अपनी संघ से निकले हुए परिवार से ही लोग हैं, और कई जो लाए हैं परिवारवादी लोग कांग्रेस पार्टी से या दूसरे दलों से लेके आए हैं, वो भी परिवारवादी नेता हैं। उदाहरण के लिए बता देता हूं, हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे, उनकी पत्नी, परिवारवाद नहीं, एक को विधायक बनाया, एक को सांसद बनाया, एक को केंद्रीय मंत्री बनाया। इसी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह, और आगे बढ़ गए, राजस्थान में देख लीजिए, तो परिवारवाद तो सबसे ज्यादा आपके यहां। छोड़िए इसकी बात, तुष्टीकरण पे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा तुष्टीकरण के ही कारण आपके आज देश जल रहा है। चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या कहीं पर भी हो, आपके तुष्टीकरण के कारण आग लगा दी है आपने, शांति खत्म कर दी है। एक वर्ग भयभीत रहता है, एक समुदाय डरता है, बोलने से भी डरता है, कहने से भी डरता है, उस पर हमले होते हैं, हेट स्पीच दिलाई जाती है, दी जाती हैं। एक धन विशेष के लोग कुछ भी कहें तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, जबकि दूसरे को एक छोटी छोटी सी बातों पर जेल में डाल दिया जाता है, उन पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, और न जाने क्या क्या होता है। तो सेलेक्टिव है आपका तुष्टीकरण। और यही नहीं, वो तुष्टीकरण इस हद तक है कि आप बहुमत तलाशते हैं। यदि मैतेई वहां पर मणिपुर में अधिक है तो आप उनके साथ खड़े हैं, कुकी को मार रहे हैं, नागा को मार रहे हैं। और यदि आप नागालैंड जाते हैं तो फिर नागा की बात करते हैं, वहां पर वन नेशन वन फ्लैग की बात आप भूल जाते हैं। वहां पर झंडा भी दूसरा और वहां का नियम कानून भी दूसरे। न एक नियम, जो एक विधान एक देश एक विधान, वो खत्म हुआ, एक ध्वज खत्म हो गया वहां। तो यह स्थिति है। इसके बाद आइए पंजाब आते हैं आप, तो पंजाब में आप सिख और हिंदू करा देते हैं, कहीं ईसाई हिंदू कराते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम कराते हैं, कहीं हिंदू बौद्ध कराते हैं, कहीं हिंदू जैन कराते हैं। तीसरी भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं। अभी कैग की रिपोर्ट आई, उस कैग की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आपने किया है। 8 लाख करोड़ के करीब का आपने एक सड़क घोटाला, एक में ज्यादा की बात नहीं करना, और ऐसे न जाने कितने घोटाले किए हैं। चाहे बागपत वाली रोड पे चले जाइए एक्सप्रेसवे पे, चाहे आप चले जाइए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे, चाहे किसी पे चले जाइए, स्थिति यह है आप खुद उद्घाटन करते हैं और उसी के तीसरे दिन सड़क टूट जाती है। इस तरह से बन रही है। और जो सड़क 1 किलोमीटर बननी चाहिए 18 करोड़ में, आपके आंकड़े के मुताबिक, आपके मानदंड के मुताबिक जो अधिकतम है, और वो बनती है 250 करोड़। कहां जा रहा है पैसा? फिर टोल का घोटाला, फिर आपने आयुष्मान घोटाला, जो लोग मर चुके हैं उनके कागजों में आप इलाज करा रहे हैं और उनके नाम पे पैसे जा रहे हैं, उनको जा रहा है। यह स्थिति है। एक ही एक नंबर पर 7.5 लाख लोग रजिस्टर हैं, और वो नंबर भी नंबर नहीं है, वो नंबर भी बिल्कुल यूनिक है। 9 8 8 8 8 8 8 8। तो आप समझिए ये चंद घटनाएं जो आपके ही कैग ने निकाली, कोई हम नहीं बता रहे, आपके कैग ने निकाली। इसके बाद आइए आपकी ईडी के यदि आंकड़े देखें तो भी सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं
वो आपकी पार्टी से जुड़े लोगों की है, भ्रष्टाचार की, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई सिर्फ सेलेक्टिव है, सिर्फ तुष्टीकरण वाली है कि हां विपक्ष में रहेगा, आपके खेमे से बाहर रहेगा तो कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। उदाहरण के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा आपकी नजर में बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, आपकी सीबीआई और वो सब कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आपकी पार्टी में आए इतने योग्य हो गए कि वो मुख्यमंत्री भी बन गए। ऐसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के ऊपर था, उनकी पार्टी के तमाम नेताओं पे था। जब वो आपके साथ आ गए तो सारे ईडी और सीबीआई और सब कुछ जांचें कहां चली गई। ऐसे ही अजीत पवार की स्थिति, जो डिप्टी सीएम है, उनको आपने ही बोला था, 7 दिन पहले बोला कि हां महाभ्रष्ट और न जाने क्या क्या, और उसके बाद में उन्हें गले लगा लिया। वो परिवारवाद नहीं है, वो शरद पवार के भतीजे। तो कितने परिवारवादी लाएंगे, कितने लोग लाएंगे, कितने भ्रष्ट लाएंगे? ये तो मैंने चंद लोगों के नाम गिनाए। आपके यहां कोई ऐसा नहीं है जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, लेकिन आप उन पे एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, उन पे जांच नहीं कराएंगे, उन पे ईडी नहीं जाएगी, और विपक्षी नेताओं को धमकी दी जाएगी सरेआम संसद में भी कि आपके घर ईडी भेज दी जाएगी। तो आप समझिए, ये आपका सेलेक्टिव। आज स्विस बैंक में किस तरीके से इजाफा हुआ है, ये 2014 से तुलना करें तो तब से 7 गुना ज्यादा काला धन वहां जमा हो गया है। बैंकें कंगाल हो रही हैं। कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के सारे लोन के पैसे राइट ऑफ किए जा रहे हैं, और छोटे छोटे कर्जदारों को इस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वालों की तादाद बढ़ गई है। फिर महिलाओं की आप बात करते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूहों की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि महंगाई से उनका घर बर्बाद है, तबाह है, वो रो रहे हैं, और आप उन्हें कहते हैं। और जिन्हें आप रोजगार देने की बात कह रहे हैं, आप पहले तो दे नहीं पाए, अब इन्हें क्या देंगे? स्थिति यह है। चुनावी बातें आप करते हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर है। चंद लोगों के चेहरे जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ के यह स्थिति। तो हालात यदि आप देखेंगे तो जिस तरह से बिगड़े हुए, और वो सब आपने बिगाड़े, तो देश में अशांति आपने करी, देश की वास्तविक समृद्धि आपने छीनी, गरीबी में आपने ढकेला, और कहते हैं 10 करोड़ को आपने गरीबी से बाहर किया। उल्टा 30 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे चले गए आपके समय में। 80-81 करोड़ लोगों को आप कहते हैं कि 5 किलो अनाज पर, आपके 5 किलो अनाज पर जीवित है। आप उसे एहसान बताते हैं। आपने यह हालत कर दी, और स्वरोजगार की स्थिति भी आपने बर्बाद की है। एक समय में 51% लोग स्वरोजगार करते थे, आज स्थिति यह है कि वो 30% रह गए। अब आप समझिए कि किस हालत में आपने किया। जब आपने यह हालत कर दी हो तो हर कोई यही कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, और यह झूठ आज आपने लाल किले से बोला, और फिर वहां से प्रचार किया कि 2024 में मैं फिर जब आऊंगा तब उपलब्धि बताऊंगा। 2024 में वहां आप भाषण देने जा रहे हैं, इसका आपको कैसे पता है? क्योंकि अभी तो चुनाव है, और उसमें आप आएंगे या नहीं आएंगे, यह कोई चुनावी सभा नहीं थी कि आप यह बोले। अपने 5 साल का खाका दीजिए। तो यह स्थिति थी। वही दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण कर रहे थे, और वहां उन्होंने कहा कि हम देश की एकता अखंडता के लिए, प्रेम सद्भाव के लिए लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम मणिपुर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे, हम बेटियों के लिए लड़ेंगे, हम इस देश के हर नागरिक के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए लड़ेंगे। हमारा काम है, हम करेंगे, हर आवाज को बुलंद करेंगे। लोकतंत्र और संविधान हमारे देश की आत्मा है, और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लेते हैं
कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, सौहार्द और सद्भाव के लिए, लोकतंत्र और संविधान की स्वतंत्रता कायम रखेंगे। इसी दृढ़ संकल्प से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बधाई देता हूं और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और वो उसको लेकर के बात करते, वो आपकी तरह से नहीं कहते हैं, वो चुनाव प्रचार नहीं वहां करते हैं, वो जनता के लिए हम क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। आप अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनते हैं। यह अंतर है आप में और उनमें। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहां सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए, स्टील प्लांट लगाए, पब्लिक सेक्टर्स बनाए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया। भाखरा नानगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम भी बनाए। आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट्स बनाए। स्पेस रिसर्च, इसरो और एटॉमिक एनर्जी रिसर्च की नींव रखी। कला, साहित्य, संगीत को भी सरकार नेहरू जी ने आवश्यक बढ़ावा दिया। तो यह स्थिति है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता क्या है, एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं, एक क्षेत्र मात्र नहीं, वो जन जन के बीच में उनके हृदय की आवाज है। तो ये समझने की जरूरत है। उनकी चंद लाइनें आप पर भारी पड़ जाती हैं तो आपकी हालत ये है। आज आप डरे हुए से लग रहे थे, जिसमें आपके भाषण में महसूस हो रहा था कि शायद आप 2024 में अब आ नहीं रहे हैं, ये आपका आखिरी भाषण, इसलिए आप शायद इस तरह की बातें कर रहे थे। क्योंकि यदि आपको आने की उम्मीद होती तो आप ऐसी बातें नहीं करते कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात जो आपके फुकरे टाइप के लोग नारे लगाते हैं, वो आप कहते हैं। और मोदी के बिना कुछ नहीं है। ये वही अहम बोल रहा था जैसे एक समय में बोलता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया, और जनता ने उन्हें बता दिया था इंदिरा इंडिया नहीं हो सकती और इंडिया इंदिरा नहीं हो सकती। वो उसकी प्रधानमंत्री हो सकती हैं, एक नौकर हो सकती हैं, और वही थी। और फिर उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। लेकिन आपको तो आज माफी मांगनी चाहिए थी देश से, उसकी बजाय आप घमंड में बोल रहे थे, अभिमान में बोल रहे थे। देश देख रहा है, वो आपको जवाब देगा। क्या सच है, क्या झूठा है। सच और झूठ की पहचान करना वो सीख गया है। जय हिंद।